क्या कहता है दो राज्यों का वोटिंग प्रतिशत? कैसे बम्पर वोटिंग किस पार्टी के लिए फायदेमंद और किस पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है? दोस्तों, असम और केरलम में लगातार चुनाव की वोटिंग जारी है। हो सकता है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो वोटिंग खत्म हो चुकी हो। इस वक्त का फाइनल आंकड़ा क्या कहता है? इस आंकड़े के हिसाब से असम और केरल में क्या चुनावी समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि आज पुडुचेरी, केरलम और असम में जो विधानसभा चुनाव है उसकी वोटिंग हो रही है और सबकी निगाहें खास तौर पर केरलम और असम पर है। असम में इस बार चुनाव में बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, वहीं केरलम में पूरी तरह से राहुल गांधी ने अपने आप को सक्रिय किया हुआ है, या फिर ये कह लें कि अपने आप को झोंका हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों असम की। असम में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। दोपहर 3 बजे का आंकड़ा मैं आपको दिखा रही हूं। असम में दोस्तों सारे पिछले रिकॉर्ड टूट गए हैं और 75.91% ऑलमोस्ट 76% एवरेज आप लगा लीजिए। 76% मतलब 76% मतदान हुआ है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों केरलम की अगर बात करें तो यहां दोपहर 3 बजे तक 62.71% मतदान हुआ है, जो अपने आप में बड़ा दिलचस्प माना जा रहा है। ये दोपहर 3 बजे का आंकड़ा है। शाम 5 बजे का आंकड़ा भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं पुडुचेरी का जो वोटर टर्नआउट है वो भी काफी अच्छा है, 72.40% है। लेकिन ये पुडुचेरी का आंकड़ा 1 बजे का है। जो 3 बजे का आंकड़ा आया है वो असम का और केरलम का आया है। दोस्तों इसके अलावा 5 बजे तक का आंकड़ा भी आ गया है। ये 5 बजे का आंकड़ा है। शाम 5 बजे तक असम की 126 सीटों में पड़ा है 84.42% वोट। पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए 72.40% वोट और केरलम की 140 सीटों के लिए 72.07% वोट। मतलब तीनों राज्यों में असम टॉप पर रहा और पुडुचेरी और केरल में भी बम्पर मतदान हुआ। दोस्तों, जो स्थिति असम और केरलम में रिकॉर्ड तोड़ मतदान की हो रही है उसको देखकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर भी कह रहे हैं कि जो ट्रेंड है केरलम में, ऐसा हो सकता है कि केरलम में 90% मतलब 90% मतदान हो जाए। मतलब केरलम में आप कह सकते हैं बहुत ही बड़े लेवल पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान हो रहा है। दोस्तों केरलम में इस बार डायरेक्ट फाइट है यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में। एलडीएफ जो कि लेफ्ट पार्टियों का गठबंधन है, सत्ताधारी दल है, पिछले 10 साल से सत्ता में कायम है। पिनराई विजयन उनके मुख्यमंत्री हैं और पूरी ताकत उन्होंने झोंकी हुई है। बहुत ही खर्चीला चुनाव इस बार केरलम में लड़ा गया। वहीं दूसरी ओर सामने है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की यूडीएफ दोस्तों अपने हौसले इसलिए बुलंद किए हुए क्योंकि दिसंबर में जो स्थानीय चुनाव हुआ था उसमें यूडीएफ को काफ़ी अच्छी बढ़त मिली थी। दोस्तों वहाँ विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय चुनाव होते हैं ना, जो उसमें जो भी पार्टी बढ़त लेती है वो अपनी सरकार बना लेती है राज्य में। तो कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसा ही उम्मीद कर रही है। दोस्तों राहुल गांधी पिछले काफ़ी दिनों से केरलम में सक्रिय हैं। इनफैक्ट वो असम भी आए कुछ ही रैली करने के लिए, बाकी वो पूरे वक्त केरलम में ही सक्रिय रहे। और केरलम से तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को पुराने तौर पर जुड़ा हुआ दिखाती है। राहुल गांधी खुद भी वायनाड से सांसद रह चुके हैं, फिर उन्होंने वो सीट छोड़ी। प्रियंका गांधी सांसद रही। यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, प्रियंका गांधी जब वोटिंग को 1-2 दिन बचे थे, प्रियंका गांधी भी सक्रिय हो गई केरलम में। केरलम में अलग अलग मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए हैं। करप्शन का मुद्दा उठाया है। दोस्तों केरलम में बीजेपी भी काफ़ी सक्रिय रही है। पीएम यहाँ पर रैली करने आए, अमित शाह यहाँ पर रैली करने आए, लेकिन बीजेपी का उतना बड़ा संगठन नहीं है केरलम में। हाँ, जो स्थानीय चुनाव हुए थे दिसंबर में, तो तिरुवनंतपुरम जो कि शशि थरूर का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ बीजेपी ने पहली बार अपना मेयर बनाया, जिसके बाद से बीजेपी के हौसले काफ़ी बुलंद हैं। लेकिन बीजेपी का उतना बड़ा संगठन नहीं है जितना एलडीएफ या यूडीएफ का है। तो बीजेपी ना तो यहाँ फिलहाल किंग मेकर बनने की स्थिति में थी चुनाव से पहले तक। वोटिंग के बाद तो खैर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दोस्तों अब तो ईवीएम में सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो ही गया ना। और बीजेपी अपने आप को तीसरे सबसे बड़े दल के तौर पर यहाँ पर दिखा रही है। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, युद्ध जो हो रहा है ना, जिसकी वजह से पूरी दुनिया प्रभावित है, उसका भारत के जिन 2 राज्यों में सबसे बड़ा असर देखने को मिलने की उम्मीद थी वो तमिलनाडु और केरलम ही है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पर लोग उन्हीं गल्फ कंट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं, खाड़ी के देशों में। तो या तो वो लोग वापस आ गए या फिर उनके काम धंधे वहाँ चौपट हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसके बारे में चर्चा कम हुई है, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस चुनाव का। इसके अलावा दोस्तों जो शिक्षा का एक मुद्दा है, हालांकि केरलम पूरे देश में सबसे शिक्षित राज्य है, लेकिन फिर भी वहाँ पर शिक्षा का मुद्दा उठाया था राहुल गांधी ने। कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर
फ्री बस सेवा जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने दी थी ना महिलाओं को, वैसा वादा किया था। इसके अलावा भी कई लोक लुभावन वादे वहां पर किए गए थे। दोस्तों इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने हर परिवार को 25 लाख के हेल्थ कवर की बात की थी। दोस्तों इसके अलावा न्याय स्कीम जो कि कांग्रेस पार्टी की है, जो उसको इंडोर्स करती है कांग्रेस पार्टी, उसके हिसाब से आप कह सकते हैं एक फिक्स इनकम गारंटी स्कीम थी। कहा गया था कि जो लोग गरीब हैं, जिनके पास रोजगार नहीं, उनको एक फिक्स इनकम दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों टूरिज्म जो कि केरलम की इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े वादे किए थे। दोस्तों केरलम में जो पोर्ट प्रोजेक्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एलडीएफ ने उसको और आगे बढ़ाने को लेकर वादा किया था। उन्होंने अपनी पूरी जो फहरिस्त है, जो भी अकम्प्लिश किया उन्होंने, जो कुछ भी हासिल किया इन पिछले 10 सालों में, उसकी लिस्ट जनता के आगे रखी थी और बताया था कि हम ऐसा ही काम आगे करते रहेंगे। लेकिन एलडीएफ के साथ आप कह सकते हैं कि जो एक ड्रॉबैक रहता है, जो हर सरकार के साथ रहता है, वो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी झेलती है, वो एलडीएफ के साथ भी है। लेकिन एलडीएफ ने काफी आप कहते हैं खर्चीला चुनाव लड़ा है केरलम में। लेकिन एक बात है कि जिस तरह से प्रचंड वोटिंग का पैटर्न देखा जा रहा है केरलम में, हमारे देश में चुनाव में अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी बहुत तगड़ी वोटिंग होती है तो सत्ता विरोधी लहर होती है। हालांकि ये भी पुरानी डेफिनेशन है। अब तो बहुत तगड़ी वोटिंग जहां पर होती है वहां प्रो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, मतलब सत्ता रिपीट भी हो जाती है। बिहार में हमने ऐसा होते हुए देखा है। दोस्तों इसके अलावा असम के बारे में बात कर लेते हैं। असम में भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। असम का चुनाव भी इस वक्त बहुत ही दिलचस्प रहा। आपको याद होगा असम का चुनाव तो 4-5 दिन पहले और दिलचस्प हो गया जब पवन खेड़ा ने हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी और उनके पूरे परिवार पर बहुत ही विस्फोटक खुलासे कर दिए भ्रष्टाचार के। हेमंता ने चुनाव से पहले अपशब्दों का इस्तेमाल किया, बहुत गंदी गालियां वो बक रहे थे और मतलब बहुत ही एग्रेसिवली वो हालांकि कांग्रेस को काउंटर कर रहे थे। लेकिन एक मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की। हालांकि असम के अपने स्थानीय मुद्दे भी बहुत बड़े हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, असम में एक्चुअली में इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट एस्पेक्ट है चुनाव का, वो परिसीमन है, डिलिमिटेशन। उसकी वजह से असम का जो पूरा चुनावी समीकरण है वो चेंज हो गया है, वो बदल गया है। हालांकि असम को लेकर कांग्रेस पार्टी पिछले काफी दिनों से या फिर ये कह लें कि महीनों से उन्होंने गौरव गोगोई को यहाँ पर सक्रिय किया हुआ है। दोस्तों इसके अलावा कांग्रेस इस बार अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, उसने गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला किया है ताकि उसके जो विपक्ष का वोट है वो बटे ना। जैसे इस बार कांग्रेस ने रायजोर दल और असम जातीय परिषद समेत 6 दलों के साथ गठबंधन किया है। सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई के रायजोर दल और लुरिन गोगोई की पार्टी एजेएम के अलावा ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस माकबा और सीपीआई एमएल के साथ भी कांग्रेस का गठबंधन है। अब दोस्तों पार्टियों की रणनीति बनाने का वक्त खैर निकल गया है, क्योंकि अब आप ईवीएम में सभी की किस्मत का फैसला हो जाएगा। और इन दोनों राज्यों में नजर सबकी इसलिए भी है क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी, कम से कम दोनों में से एक में तो कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि वो सरकार बना ले, क्योंकि दोस्तों अब गिनती के राज्यों में उसकी सरकार बची हुई है और उनमें से एक शायद केरलम होगा जिसमें कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा आश्वस्त है कि शायद उसकी सरकार बन जाएगी। खैर आने वाला बताएगा दोस्तों, क्योंकि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी आश्वस्त होती है कि उसकी सरकार बन जाएगी, जैसे हरियाणा, दोस्तों वहीं कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है, हमने देखा। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, जिस तरह से बम्पर वोटिंग प्रतिशत देखने को मिल रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।